हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो हम कर रहे थे लीगल पोजीशन ऑफ माइनर, उसमें 11th पॉइंट पे हम आए थे। तो ये क्या है? श्योरिटीज लायबिलिटी फॉर माइनर। श्योरिटी का मतलब है कि अगर कोई पर्सन जो कि उसका गार्डियन है या कोई और है, अगर कोई पर्सन जो है उसको लेकर श्योरिटी लेता है, माइनर को लेकर गारंटी लेता है, तो एज अ स्टैंड करता है वो श्योरिटी, तो तो उस केस में जो माइनर है उसकी लीगल पोजीशन क्या रहेगी? तो अगर कोई पर्सन जो है एग्री करता है माइनर के लिए एज अ श्योरिटी, जो स्टैंड करने के लिए या फिर गारंटी लेता है, तो उस केस में जो पर्सन श्योरिटी ले रहा है, गारंटी ले रहा है, उसको प्रिंसिपल डेटर माना जाएगा, और जो माइनर है वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, बल्कि जो प्रिंसिपल डेटर है जिसने श्योरिटी ली है वो पर्सनली जो है लाइबल होगा, अगर माइनर इन केस पे नहीं करता है या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी अराइज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा 12, पोजीशन ऑफ अ माइनर इन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर करना, और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है कि जो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भी किसी पर्सन के फेवर में राइट क्रिएट करता है, तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी पर्सन के फेवर में राइट क्रिएट करता है, जब उसको ट्रांसफर किया जाता है तो उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो उस केस में जो माइनर है उसकी क्या पोजीशन रहेगी? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक माइनर जो है वो एक प्रोमिसर हो सकता है, मींस वो ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट। जो ये हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और भी होते हैं फर्दर, लेकिन मेनली इन तीन को ही कंसिडर करते हैं। तो इनको जो है वो ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है और एंडोर्स भी कर सकता है। लेकिन इन केस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर कब होता है? कि अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो जो ड्रॉ ही है उस केस में जो ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉ ही होता है। तो अगर तो जो ड्रॉ ही है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है, उस केस में डिसऑनर हो गया। और अगर जो ड्रॉ ही है उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पेमेंट की डेट वाले दिन उसने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने से, तो जो डिसऑनर है वो नॉन एक्सेप्टेंस या फिर नॉन पेमेंट की वजह से हो जाता है। तो कोई भी अगर ऐसा डॉक्यूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो एक माइनर जो है वो लाइबल नहीं होगा, जो उससे एसोसिएटेड पार्टीज, जो उससे रिलेटेड पार्टीज होंगी वो लाइबल रहेंगी। उसके बाद 13th पॉइंट है माइनर्स राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिंग। कि जो माइनर का क्या राइट होगा कि किस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकेगा और उसका क्या इंटरेस्ट रहेगा उस प्रॉपर्टी में। तो हमें पता है कि जो माइनर है अगर वो मोरटेक करता है अपनी प्रॉपर्टी को या फिर ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है? वॉइड। माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होता है, और एग्रीमेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। लेकिन इन केस अगर जो माइनर है वो ट्रांसफर करता है, फिर मोरटेक करता है अपनी प्रॉपर्टी को, उसके अंदर क्या हो रहा है? उसको बेनिफिट हो रहा है, वो उसके लिए बेनिफिशियल है, तो उसको वैलिड माना जाएगा। और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को मोरटेक कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अपनी नेसेसिटीज के लिए, तो उसको भी वैलिड माना जाएगा। तो माइनर जो है वो ऐसे अपनी ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी को, इन केस अगर वो उसके लिए बेनिफिशियल है और अपनी लाइफ की नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है, उसमें उसको वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वॉइड रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स को पढ़ा था, उसमें हमारा एक पॉइंट आया था जो कि कॉन्ट्रैक्ट के या फिर एग्रीमेंट के वैलिड होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, उनके ऊपर कोई भी दबाव न डाला गया, उनको फोर्स न किया गया उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज के अंदर हम यही चीजें पढ़ेंगे। तो फ्री कंसेंट को जानने से पहले बहुत जरूरी है कि हमें कंसेंट के बारे में पता हो। तो कंसेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती हैं वो किसी भी चीज को लेकर, जिस चीज पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है या फिर जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उस चीज को लेकर, एक ही चीज को लेकर वो सेम सेंस में जो है उस चीज को समझती हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसेंट। जैसे कि हमारा म्यूचुअल कंसेंट के अंदर होता है कि जो पार्टीज हैं वो अपने सजेशंस देती हैं, यानी कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहती हैं एक जैसी किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर, यानी कि एक चीज को लेकर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रही है, तो वो क्या है? म्यूचुअल कंसेंट। तो इस केस में भी क्या रहेगा कि टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कंसेंट। कंसेंट कब माना जाएगा? जब वो एग्री कर देंगे किसी सेम चीज को लेकर सेम सेंस में, तो उसे हम बोलेंगे कंसेंट। कंसेंट के क्या असेंशियल्स रहेंगे? दो पार्टीज मस्ट होनी चाहिए,
देयर मस्ट बी ओनली वन, एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम पे, जो पार्टीज हैं वो सेम सेंस में एग्री करें उस सेम थिंग या फिर सब्जेक्ट मैटर को लेकर। तो देयर मस्ट बी कंसेंसस, तो पार्टीज जो है उनके बीच में कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग पार्टीज के बीच में कि किस सब्जेक्ट को लेकर पार्टीज के बीच में वो सेम सेंस में उस चीज को समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही। ठीक है, तो एक कंसेंट होने के लिए सबसे पहले पार्टीज के बीच में क्या आना चाहिए? कंसेंसस। कंसेंसस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग पार्टीज के बीच में किसी भी चीज को समझने की सेम सेंस में। तो हमारा जो कंसेंसस है उसका होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेंसस नहीं होगा तो कंसेंट नहीं होगा, कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो एक कंसेंसस होने के लिए भी हमारे पास कुछ एसेंशियल्स हैं। देयर इज नो मिस्टेक रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को लेकर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर कि जो पार्टी है वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड नहीं कर सकती या फिर कोई मैनिपुलेशन करके वो नहीं दिखाएगी। देयर इज नो मिस्टेक रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर को लेकर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को लेकर और बेस किसी चीज पे, यानी कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का गुड्स होती हैं। ठीक है, जो गुड्स है यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर गुड के लिए हुआ है लेकिन उनको एक्सचेंज कर दिया गया या फिर कुछ ऐसा, तो कोई मिस्टेक ना हो सब्जेक्ट मैटर को लेकर। तो यहाँ पर एक केस हुआ था रेफल वर्सेस विचलहोस के बीच में, जो काफी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इस केस के अंदर क्या था? वन पार्टी, जो एक पार्टी है वो एग्री करती है कि 125 बेल्स ऑफ कॉटन खरीदने के लिए दूसरी पार्टी से, जिसकी जो शिप है वो आने वाली थी बॉम्बे से, जिसका नाम था पेयरलेस। तो वहां से क्या, दो शिप्स आई जिनका सेम नाम था पेयरलेस। एक आनी थी अक्टूबर में और एक आनी थी दिसंबर में। तो एक पार्टी जो उसने सोचा कि जो शिप है वो सेल कर रही है अक्टूबर में, और दूसरी ने सोचा कि जो शिप है वो सेल कर रही है दिसंबर में। तो इस तरीके से जो दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में कोई भी कंसेंसस नहीं था, कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जो शिप है वो कब अराइव होगी। तो दोनों ही पार्टीज अलग अलग सोच रही हैं उस सेम थिंग को लेकर, दोनों पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो पार्टीज है उनके बीच में कोई कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस के बिना कंसेंट नहीं और कंसेंट के बिना एग्रीमेंट नहीं है। तो इस तरीके से पार्टीज के बीच में कंसेंट होना जरूरी है। और कंसेंट क्या होता है? टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कंसेंट, जब सेम थिंग को लेकर पार्टीज के बीच में सेम सेंस में अंडरस्टैंडिंग हो तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज फ्री कंसेंट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिर्फ कंसेंट जरूरी नहीं है, उसका फ्री होना भी जरूरी है। तो फ्री कंसेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कंसेंट है, यहाँ पर फ्री कंसेंट से क्या मतलब है कि जो पार्टीज का कंसेंट है कि उन पार्टीज को किसी जोर जबरदस्ती से उनको जो है फोर्स ना किया गया हो, वैसा कंसेंट शो करने के लिए, उस चीज को एग्री करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो जो कंसेंट है उसका फ्री होना भी जरूरी है। तो कंसेंट जो है वो कब फ्री माना जाएगा? जब उसमें 5 चीजों का इन्वॉल्वमेंट ना हो। कौन सी? पहली आती है सियरसन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। जब ये 5 चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगी तभी जो कंसेंट है उसको फ्री माना जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे फ्री कंसेंट के, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।